डॉक्टर बोले, इसलिए तो आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य नहीं है। इसे अस्वीकार करने से अपूर्व चौंक पड़ा। अविश्वास करने का उनमें साहस नहीं था। कुछ सोचकर बोला, राजा भले ही न हो, राज कर्मचारियों के विरुद्ध जो षड्यंत्र है वो तो असत्य नहीं है डॉक्टर साहब। कर्मचारी राजा के नौकर हैं, वेतन पाते हैं और आज्ञा पालन करते हैं। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, लेकिन इस सहज को जटिल और विराट को सूक्ष्म करके जब देखने की चेष्टा करता है तभी व्यक्ति सबसे बड़ी भूल करता है। इसलिए उन लोगों पर आघात करने को एक शक्ति के मूल में आघात करना कहकर कुछ लोग आत्मवंचना करते हैं। इतनी बड़ी सांघातिक व्यर्थता दूसरी नहीं है। अपूर्व बोला, लेकिन ये व्यर्थ काम करने वाले लोग क्या भारत में नहीं हैं? हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सब लोग कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? अपूर्व ने पूछा। उसकी उत्सुकता और व्यग्रता देखकर डॉक्टर केवल मुस्कुरा दिए। अपूर्व बोला, हंस क्यों दिए? डॉक्टर बोले, आपके चाचा होते तो समझ जाते। आपको विश्वास है कि मैं एनार्किस्टों का नेता हूँ। मेरे ही मुंह से उत्तर की आशा करना क्या उचित होगा अपूर्व बाबू? अपनी बुद्धिहीनता पर अपूर्व अप्रतिभ होकर बोला, आशा करना पूरी तरह अनुचित हो जाता अगर आप मुझे आज अपने दल में भर्ती न कर लेते। सदस्यों का इतनी बात जान लेने का अधिकार है। इससे अधिक जानने की उसे जरूरत नहीं है। अधिकार है कहकर डॉक्टर हंस पड़े। विद्रोही दल के खाते में जिसका नाम लिखा गया है उसके प्रश्न का यही उत्तर है। इससे अधिक जानने की जरूरत नहीं है। अपूर्व तीखे स्वर में बोला, दल के खाते में झटपट नाम लिख लेने से ही तो कुछ नहीं होता। उसका फलाफल भी तो समझाना पड़ता है। लेकिन उन लोगों ने क्या ऐसा नहीं किया है? कुछ भी नहीं। पद के दावेदार दावे का इतना ठाट बाट है ये कौन जानता था? और आप भी थे। नाम लिखने के पहले आपको भी तो जान लेना उचित था कि मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है। डॉक्टर तनिक लज्जित होकर बोले, महिलाओं ने ही ये सब आयोजन किया है, वो ही जानती हैं किसे सदस्य बनाएं किसे नहीं। वास्तव में मैं इन लोगों की सभा की कोई विशेष बात नहीं जानता अपूर्व बाबू। अपूर्व समझ गया कि ये भी परिहास ही है। उत्कंठा और आशंका से क्रुद्ध होकर बोला, छिपा क्यों रहे हैं डॉक्टर साहब? सुमित्रा को ही अध्यक्ष बनाइए और जिसे जो चाहे बना दीजिए। ये दल आपका है और आप ही इसके सब कुछ हैं, इसमें संदेह नहीं। पुलिस की आंखों में आप धूल झोंक सकेंगे, लेकिन मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते, ये समझ लीजिए। डॉक्टर ने आंखें फाड़ कर कहा, मेरे दल का अर्थ एनार्किस्टों का दल ही तो है। आप व्यर्थ ही शंकित हो उठे हैं अपूर्व बाबू। आदि से अंत तक आपने गलत समझा है। ये लोग जीवन मरण के खेल में शामिल हैं। वो लोग आपके जैसे कायर आदमी को अपने दल में क्यों शामिल करेंगे? वो क्या पागल हैं? अपूर्व लज्जा से लाल हो उठा, लेकिन उसकी छाती पर का भारी बोझ हट गया। डॉक्टर ने कहा, पद के दावेदार नाम रखकर सुमित्रा ने इस दल की स्थापना की है। जीवन यात्रा में पद पर चलने का मनुष्य को कितना बड़ा अधिकार है। संस्था के सदस्य अपना पूरा जीवन लगाकर यही बात हर मनुष्य को बता देना चाहते हैं। सुमित्रा के अनुरोध पर जितने दिन यहाँ रहूंगा इस दल को सुसंगठित करने का प्रयत्न करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरा कुछ संबंध नहीं। ये है समाज सुधारक, लेकिन समाज सुधार के लिए घूमने को न तो मेरे पास समय है न धैर्य। हो सकता है कुछ दिन यहाँ रहूं, हो सकता है कल ही चलता बनूं, फिर जीवन भर भेंट न हो। मेरे जीने या मरने का समाचार भी संभव है आप तक न पहुंचे। ये वचन शांत और धीमे थे। उच्छ्वास का आवेग उनमें नहीं था। सव्यसाची का जो विवरण उसने चाचा जी से सुना था वो अपूर्व को याद आ गया। लेकिन तभी याद आया वो तो पत्थर है, उसके लिए पीड़ा का अनुभव कैसा? उसने पूछा, सुमित्रा कौन है? आपसे कैसे परिचय हुआ? डॉक्टर थोड़ा हंस दिए। उत्तर न मिलने पर अपूर्व स्वयं समझ गया कि पूछना ठीक नहीं हुआ। कुछ पल मौन रहकर डॉक्टर बोले, आपकी कृपा से आज रास्ता निर्विघ्न है, लेकिन अक्सर होता नहीं। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, सुनो तो? अपूर्व बोला, सोचता तो बहुत कुछ हूँ,
लेकिन उसे छोड़िए। अच्छा, आपने कहा मनुष्य का पथ पर निर्विघ्न चलने का अधिकार, जिस प्रकार आज हम लोग पथ पर निर्विघ्न चल रहे हैं, ऐसा ही ना? डॉक्टर हंसकर बोले, हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही। अपूर्व ने कहा, जो स्त्री पति को छोड़कर पथ के दावेदारों के सदस्य बनने आई है, वो भी मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका। मैं भी ठीक प्रकार से समझ गया हूं, कह नहीं सकता। उन सब बातों को सुमित्रा ही अच्छी तरह जानती है। अपूर्व ने पूछा, उसके पति शायद नहीं है? डॉक्टर चुप हो रहे। अपूर्व को लज्जा से फिर याद आया कि वो कोई उत्तर नहीं देंगे। डॉक्टर के मुंह की ओर देखकर उसे लगा मानो इस आश्चर्यमय व्यक्ति के अशांत जीवन के एक गोपनीय भाग को अचानक उसने देख लिया है। उसने स्पष्ट देखा, उस भीषण रूप से सतर्क व्यक्ति की आंखों पर एक धुंधला सा जाला छा गया था। अपूर्व ने और कुछ नहीं पूछा, चुपचाप चलने लगा। अचानक डॉक्टर ने हंसकर पूछा, देखिए अपूर्व बाबू, आपसे मैं सच कहता हूँ, स्त्रियों की ये प्रणय जनित मान अभिमान की बातें मैं कुछ नहीं समझता। इनमें बेकार ही समय नष्ट होता है। इतना समय मेरे पास कहाँ है? अपूर्व के प्रश्न का ये उत्तर नहीं था। वो चुप ही रहा। डॉक्टर बोले, चुप क्यों हो? बातचीत क्यों नहीं करते? क्या कहूँ, बताइए। डॉक्टर बोले, देखिए अपूर्व बाबू, भारती बहुत अच्छी लड़की है। जैसी बुद्धिमती है वैसी ही कर्मठ और शिष्ट भी। ये बात भी बेकार थी। लेकिन अपूर्व ने यह भी नहीं पूछा कि आप उससे कितने दिनों से परिचित हैं और किस प्रकार। वो बोला, हाँ। लेकिन डॉक्टर शायद अपनी अंतिम बात का ही सूत्र पकड़कर बोले, आपके विषय में उन्होंने बताया था कि आप भयंकर हिंदू हैं, एकदम कट्टर। भारती ने कहा था कि उसने इतने कट्टर हिंदू की भी जात बिगाड़ दी है। अपूर्व बोला, हो सकता है। उसकी तर्क करने की इच्छा नहीं थी। रास्ता भी लगभग समाप्त हो चला था। गली के मोड़ पर डॉक्टर ने जैसे ही अपने सुस्त मन को एकाएक झकझोर कर जगा दिया, बोले, अपूर्व बाबू। स्वर की तेजी से सचेत होकर अपूर्व ने सतर्क होकर कहा, कहिए। डॉक्टर बोले, मेरे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे चले जाने पर अपना संकोच छोड़कर सुमित्रा की सहायता कीजिएगा। ऐसी स्त्री आप सारे संसार में भी न पा सकेंगे। इसका पथ का दावेदार कहीं निरादर तथा अवहेलना से मर न जाए, तो फिर आप छोड़कर क्यों जा रहे हैं? यहाँ से चले जाना ही मंगलमय है। मेरी सहायता की आप लोगों को जरूरत नहीं। सब लोग मिलकर इसे संगठित कीजिए। इसी के द्वारा देश का सबसे बड़ा कल्याण होगा। नवतारा की घटना पर तो मैं विश्वास नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, लेकिन सुमित्रा पर तो करेंगे। विश्वास के लिए इतना ऊंचा स्थान और कहीं नहीं मिलेगा। अपूर्व बाबू, मैंने पहले ही बता दिया है कि स्त्रियों की बातें मैं बिल्कुल समझ नहीं सकता, लेकिन जब सुमित्रा कहती है कि विघ्न बाधाहीन स्वतंत्र जीवन यात्रा का मानव को अधिकार है, तब इस दावे की किसी भी युक्ति से अवहेलना नहीं की जा सकती। केवल मनोहर के ही नहीं, अनेक लोगों के निर्दिष्ट मार्ग पर चलने से नवतारा का जीवन निर्विघ्न हो जाता, ये मैं जानता हूँ। और जिस पथ को उसने स्वयं चुना है वो भी निरापद नहीं है। लेकिन स्वयं विपत्ति में डूबे रहकर मैं भी भला किस बूते पर उस पर विचार करूं? बताइए तो। सुमित्रा कहती है, इस जीवन को निर्विघ्न बिता पाना ही क्या मनुष्य का चरम कल्याण है? मनुष्य के विचार और प्रवृत्ति ही उसके कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। लेकिन दूसरों के द्वारा निर्धारित विचारों और प्रवृत्ति के द्वारा जब वो अपने स्वाधीन विचारों का मुंह बंद कर देता है, तब उससे बढ़कर आत्महत्या तो मनुष्य के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। इस बात का कोई भी उत्तर मैं खोजने पर भी नहीं पा सकता हूँ अपूर्व बाबू। लेकिन यदि सभी अपने ही विचारों के अनुसार, डॉक्टर ने बीच में ही रोक कर कहा, अर्थात अगर सभी अपने ही विचारों के अनुसार काम करना चाहें, उस दिशा में कैसा कांड होगा, ये बात आप एक बार सुमित्रा से पूछ कर देखिए। अपने प्रश्न की त्रुटि समझकर अपूर्व उसे सुधारना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिला। डॉक्टर ने रोक कर कहा, लेकिन अब कोई तर्क नहीं चलेगा अपूर्व बाबू। हम लोग अब पहुंच गए, इस विषय में फिर कभी बात की जाएगी। अपूर्व ने देखा
वही लाल रंग का विद्यालय, उसके 2 तल्ले के भारती के कमरे में उस समय भी रोशनी दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने पुकारा, भारती। खिड़की से झांककर भारती ने व्याकुल स्वर में पूछा, विजय से आपकी भेंट हुई डॉक्टर साहब? वो आपको बुलाने गया है। डॉक्टर ने हंसकर कहा, तुम लोगों को प्रेसिडेंट का आदेश ही तो है, लेकिन कोई भी आदेश इतनी रात गए किसी को भी उस रास्ते से भेज नहीं सकेगा। देख रही हो, किसी को साथ लौटा लाया हूं। भारती ने ध्यान से देखकर अंधेरे में भी पहचान लिया। बोली, ठीक नहीं किया, लेकिन आप शीघ्र जाइए। नरहरि ने शराब पीकर अपनी हेम के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी है। बचेगी या नहीं इसमें संदेह है। सुमित्रा दीदी वहीं गई हैं। डॉक्टर बोले, अच्छा ही तो किया है, मरती हो तो मर जाए, लेकिन मेरे अतिथि। भारती बोली, महिलाओं पर आपकी विशेष अनुकंपा रहती है, लेकिन हेम के बजाय अगर नरहरि के साथ ऐसा हुआ होता तो आप अब तक दौड़ते चले गए होते। मान लो दौड़ा चला जा रहा हूं, लेकिन मेरे अतिथि। भारती दीपक लिए नीचे आ गई और द्वार खोलकर बोली, अब आप देर मत कीजिए। लेकिन क्या इनको ईसाई आतिथ्य स्वीकार होगा? इनको छोड़कर कैसे जाऊं भारती? उसे तुम लोगों ने अस्पताल भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की? भारती नाराज होकर बोली, जो कुछ करना हो कीजिए, आपके पैर पड़ती हूं, देर न कीजिए। इनको मैं संभाल लूंगी, मुझे अभ्यास है। कृपया आप फौरन चले जाइए। अपूर्व कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर तेजी से अंधेरे में विलीन हो गए। सीढ़ियां चढ़कर अपूर्व भारती के कमरे में पहुंचा और अच्छी तरह देखकर एक आराम कुर्सी बिछाकर लेट गया। कुछ देर बाद जब भारती ने ऊपर आकर तिपाई पर दीपक रखा तो अपूर्व को एकाएक लज्जा का अनुभव हुआ। ये कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी उन दोनों ने एक कमरे में रात बिताई है, लेकिन आज ये लज्जा क्यों? वो मन ही मन इसका कारण खोजने लगा तो सहसा उसे तिवारी की याद आ गई। भारती ने उसे जगाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन पुराने मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद करने में जो खटपट की आवाज हुई, ये वास्तविक नींद के लिए अत्यंत विघ्नकारक थी। अपूर्व उठ बैठा, आंखें मलकर जम्भाई लेते हुए बोला, ओह, इतनी रात को फिर लौट आना पड़ा। जाते समय ये बात बताकर क्यों नहीं गए? सरकार जी से कहकर आपके लिए भोजन मंगवाकर रख लेती। लौट आने की बात क्या मैं जानता था? भारती ने सहज स्वर में कहा, मुझसे ही भूल हुई। भोजन के बारे में उनसे उसी समय कह देना चाहिए था। इतनी रात गए ये बखेड़ा उठाने की नौबत न आती। इतनी देर तक आप लोग कहाँ बैठे रहे? उन्हीं से पूछिए कि 3 कोस का मार्ग चलना बैठकर समय बिताना कहलाता है या नहीं। भारती बोली, गोरख धंधे में पड़ गए थे, यही ना? फिर चलना ही सार निकला। ये कहकर खड़े होने के बाद जरा हंसकर बोली, संध्या आदि अभी करते हैं या नहीं? कपड़ा दे रही हूँ, इन कपड़ों को उतार दीजिए। ये कहकर आंचल समेत चाबियों का गुच्छा हाथ में लेकर एक अलमारी खोलती हुई बोली, बेचारा तिवारी घबरा जाएगा। लगता है ऑफिस से लौटने पर एक बार भी डेरे पर जाने का समय नहीं मिला। अपूर्व क्रोध को दबाते हुए कहा, अवश्य ही, आप ऐसी अनेक वस्तुएं देख लेती हैं जिन्हें मैं नहीं देख पाता। स्वीकार करता हूं इसे, लेकिन कपड़ा निकालने की जरूरत नहीं है। संध्या आदि का झंझट कहीं नहीं गया। इस जन्म में जाएगा ऐसा भी समझ में नहीं आता, लेकिन आपके दिए कपड़े से इसके लिए सुविधा नहीं होगी। रहने दीजिए, कष्ट मत कीजिए। पहले देखिए तो कि मैं क्या देती हूँ। मैं जानता हूँ, टसर रेशम, लेकिन मुझे जरूरत नहीं। मत निकालिए। संध्या नहीं करेंगे? नहीं। सोएंगे क्या पहनकर? कोट पतलून पहनकर? हाँ। खाना भी नहीं खाइएगा? नहीं। सच? अपूर्व ने बिगड़कर कहा, आप क्या खेल खेल रही हैं? भारती उसके चेहरे की ओर देखकर बोली, खेल तो आप ही कर रहे हैं। क्या आप में शक्ति है कि भोजन न करके उपवास करके रह सकें? ये कहकर उसने अलमारी खोली, टसर की एक सुंदर साड़ी निकाल कर बोली, एकदम पवित्र है, मैंने इसे कभी पहना नहीं है। उस छोटे कमरे में जाकर कपड़े बदल आइए, नीचे नल है, हाथ मुंह धोकर संध्या पूजा कर लीजिए। अचानक उसकी बातचीत का ढंग ऐसा बदल गया कि अपूर्व अवाक रह गया। धीरे से बोला, लाइए कपड़ा, मैं नीचे जाऊं? लेकिन मैं किसी के हाथ का भात न खा सकूंगा,
ये कह देता हूँ। भारती कोमल होकर बोली, सरकार जी अच्छे ब्राह्मण हैं, आचारहीन नहीं हैं, स्वयं रसोई बनाते हैं, सब खाते हैं उनके हाथ का, कोई भी आपत्ति नहीं करता। डॉक्टर साहब का खाना भी उन्हीं के यहाँ से आता है। अपूर्व का संदेह तब भी दूर नहीं हुआ। उदास मन से बोला, जिस तिसके हाथ की वस्तु से मुझे घृणा होती है। भारती हंसकर बोली, जिस तिसके हाथ की वस्तु खाने के लिए क्या मैं आपको दे सकती हूँ? मैं उन्हीं से मंगवाऊंगी, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। ये कहकर वो हंस पड़ी। अपूर्व नीचे चला गया, लेकिन उसके चेहरे का भाव देखकर भारती को ये समझने में देर नहीं लगी कि होटल का खाना खाने में उसे संकोच हो रहा है। अपूर्व रेशमी साड़ी लपेटकर काठ की बेंच पर बैठा संध्या कर रहा था। भारती बाहर जाती हुई बोली, सरकार जी को लेकर लौटने में मुझे देर नहीं लगेगी, तब तक आप नीचे ही रहिएगा। भारती को लौटने में देर हुई भी नहीं। अपूर्व संध्या पूजा कर चुका था। भारती के साथ सरकार जी थे। उनके हाथ में भोजन का थाल था। धरती पर जल छिड़क कर फिर चौका ठीक करके थाल रख दिया। उसके जाने पर भारती ने हाथ जोड़कर कहा, ये म्लेच्छ का अन्न नहीं है, सब खर्च डॉक्टर साहब ने किया है, आप संकोच छोड़कर भोजन कीजिए। अपूर्व इस परिहास को प्रसन्नता से सहन न कर सका। वो किसी का छुआ अन्न नहीं खाता। होटल के भोजन में उसकी रुचि नहीं है, लेकिन वह किसी म्लेच्छ ने किया या ब्राह्मण ने, इसके लिए बेकार का कट्टरपन उसमें नहीं है। उसके बड़े भाइयों ने उसकी शुद्धाचारणी माँ को अनेक दुख दिए हैं। भली हो या बुरी हो, उसे माता की आज्ञा उल्लंघन करने में अत्यंत पीड़ा होती है। भारती ये नहीं जानती, ऐसी बात नहीं है। फिर भी इस व्यंग से उसका मन दुखी हो उठा, लेकिन कोई उत्तर न देकर वो आसन पर आ बैठा और भोजन करने लगा। भारती कुछ दूर धरती पर बैठी रही। सहसा वो मन ही मन कुंठित हो उठा। ईसाई होने के कारण वो होटल के रसोई घर में नहीं गई थी। इतनी रात गए, सबका खाना पीना हो चुकने के बाद जो कुछ बचा था, सरकार जी उसी को उठा लाए थे। उसे भारती ने देखा नहीं था। कमरे में रोशनी पूरी न होते हुए भी उसे जो खाना दिखाई दिया, उसे देखते ही स्तब्ध हो उठी। कितनी ही बार उसने अपने ऊपर वाले कमरे के फर्श के छेद से झांककर चोरी छुपे इस व्यक्ति का भोजन करते देखा था। तिवारी की छोटी से छोटी गलती से ही इस चिड़चिड़े आदमी को भोजन बर्बाद होते भारती ने अनेक बार देखा था। वही व्यक्ति आज चुपचाप जब उस न खाने योग्य भोजन को खाने लगा तो वो चुप न रह सकी। व्याकुल होकर बोल उठी, रहने दीजिए, इसे खाने की आवश्यकता नहीं, आप इसे नहीं खा सकेंगे। अपूर्व विस्मित होकर बोला, खा न सकूंगा? क्यों? नहीं खा सकते। नहीं खा सकूंगा? ये कहकर वो खाने ही जा रहा था कि भारती पास आकर बोली, आप तो खा सकेंगी, लेकिन मैं खिला नहीं सकूंगी। खाकर बीमार पड़ने पर इस देश में मुझे ही तो भरना पड़ेगा। उठिए। अपूर्व ने उठकर पूछा, तो मैं क्या खाऊंगा? ये कहकर उसने भारती की ओर इस तरह देखा कि उसकी असहाय भूख की बात भारती से छिपी न रह सकी। अपूर्व शांत आज्ञाकारी बालक के समान हाथ धोकर ऊपर की मंजिल पर चला गया। कुछ देर बाद ही सरकार जी और उनके होटल के सहयोगी आ गए। एक आदमी के हाथ में फरूही की डाली और दूध की कटोरी थी, दूसरे के हाथ में थोड़े से फल और जल का लोटा था। ये आयोजन देख वो मन ही मन प्रसन्न हो उठा। प्रसन्न होकर उसने खाने में मन लगाए। दरवाजे के बाहर सीढ़ी के पास खड़ी भारती देखती रही। अपूर्व बोला, कमरे में आ जाइए, काठ के फर्श का स्पर्श दोष मानने से बर्मा में नहीं रहा जा सकता। भारती हंसकर बोली, ये क्या कह रहे हैं, आप तो बहुत उदार हो गए हैं। अपूर्व ने कहा, वास्तव में इसमें कोई दोष नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा, चलिए लौट चलें। मैं लौट आया। यहाँ शराबियों की वजह से खून खराबी हो गई है। ये कौन जानता था? जानते तो क्या करते? मेरे लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा, ये जानता तो कभी न लौटता। भारती बोली, संभव है, लेकिन मैंने तो सोचा था कि आप स्वयं अपनी इच्छा से लौट आए हैं। अपूर्व का चेहरा लाल पड़ गया। मुंह का ग्रास निकल कर बोला, कभी नहीं, कल डॉक्टर बाबू से पूछ कर देख लेना। पूछताछ की क्या जरूरत है? आप क्या झूठ बोलेंगे? उत्तर सुनकर अपूर्व जल उठा।
उसके लौटने पर भारती ने जो विचार प्रकट किया उसे याद करके बोला, झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। आप विश्वास नहीं कर सकती, मैं क्यों विश्वास करूंगी? मैं ये नहीं जानता। जिसका जैसा स्वभाव होता है, कहकर मुंह नीचा करके भोजन करने लगा। आप बेकार ही नाराज हो रहे हैं। डॉक्टर साहब के कहने से न आकर अपनी इच्छा से ही आ जाने में क्या दोष है? वो जो आप स्वयं खोजते हुए मेरे पास आए, उसमें भी क्या दोष था? संध्या को हालचाल जानने के लिए आना और आधी रात को लौट कर आना, दोनों में अंतर है। भारती बोली, नहीं है। इसलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर बताकर गए होते तो खाने पीने की इतनी परेशानी न होती, सब कुछ ठीक ठाक करके रखवा दिया होता। अपूर्व चुपचाप भोजन करने लगा। जब भोजन समाप्त हो गया तो अचानक मुंह ऊपर उठाकर देखा। भारती स्निग्ध होकर और कौतुक भरे नजरों से चुपचाप उसकी ओर देख रही है। बोली, देखिए तो खाने में कितना कष्ट हुआ। आज आपको न जाने क्या हो गया है, सीधी सी बात भी समझ नहीं पा रही। और ऐसा भी तो हो सकता है कि बात सीधी सादी न हो सकने के कारण समझ में न आ रही हो। कहकर भारती खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपूर्व भी हंस पड़ा। उसे संदेह हुआ कि इतनी देर से भारती शायद उसे झूठ मूठ ही परेशान कर रही थी। जल समाप्त हो गया था। खाली गिलास देखकर भारती व्यग्र हो उठी। ये जो क्या और जल नहीं है? है तो, कहकर भारती क्रुद्ध होकर बोली, इतना नशा करने से मनुष्य को याद नहीं रहता। पीने के पानी का लोटा शिबू नीचे के नल पर ही छोड़ गया। अब आप हाथ धोकर पी लीजिए, लेकिन क्रोध मत कीजिए, ये कह देती हूँ। अपूर्व ने हंसते हुए कहा, इसमें क्रोध करने की क्या बात है? भोजन के समय पीने भर को जल न मिलने पर बड़ी अतृप्ति होती है। लगता है पेट नहीं भरा, लेकिन इसलिए कुछ छोड़कर उठ जाने से भी तो काम नहीं चलता। अच्छा जाऊं, जल्दी से शिबू को बुला लाऊं? भोजन समाप्त हो चुका था, फिर भी जबरदस्ती 2-4 कौर मुंह में ठूंस कर जब वो उठकर खड़ा हुआ तो उसे लज्जा महसूस होने लगी। बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। मैं हाथ धोने के बाद पानी पी लूँगा। भारती हंसकर बोली, मैं रोशनी दिखाती हूँ, आप नीचे चलकर मुंह धो लीजिए। जल का लोटा सामने ही रखा है, भूल न जाइएगा। हाथ मुंह धोकर अपूर्व जब ऊपर आया तो देखा कि उसकी जूठन हटाकर भारती ने जगह साफ कर दी है। एक और छोटी तिपाई पर तश्तरी में इलायची, सुपारी आदि रखी है। भारती के हाथ से तौलिया लेकर हाथ मुंह पोंछकर इलायची सुपारी मुंह में डालकर वो आराम कुर्सी पर आ बैठा। बोला, ओह, इतनी देर के बाद शरीर में जैसे प्राण आ गए। कितनी जोर की भूख लगी थी। फिर दीपक के प्रकाश में भारती का चेहरा देखकर बोला, देख रहा हूँ आपको भी सर्दी लग रही है। नहीं क्यों? गला भारी है, आंखें सूजी हुई हैं, ठंड बहुत है। अब तक इस ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। भारती ने उत्तर नहीं दिया। अपूर्व बोला, ठंड का अपराध क्या है? इतनी रात गए दौड़ धूप जो करनी पड़ी है। कुछ रुक कर फिर बोला, लौटकर मैंने आपको व्यर्थ ही कष्ट दिया, लेकिन कौन जानता था कि डॉक्टर साहब बुलाकर अंत में आफत आपके गले मढ़कर स्वयं खिसक जाएंगे। भुगतना तो आपको पड़ा। भारती बोली, यही हुआ, लेकिन जब भगवान ने बोझा खींचने का काम सौंपा है तो फिर नालिश किससे करने जाऊं? अपूर्व आश्चर्य से बोला, इसका क्या अर्थ है? भारती उसी तरह काम करते करते बोली, अर्थ मैं नहीं जानती, लेकिन देख रही हूं कि जब से आपने बर्मा में पांव रखा है तब से मैं ही बोझ ढो रही हूं। पिताजी से झगड़ा आपने किया, दंड मैंने भोगा। घर पर पहरेदारी के लिए तिवारी को आपने छोड़ा, उसकी सेवा करते करते मर मिटी मैं। भय लग रहा कि कहीं सारा जीवन आपका बोझ ही न ढोना पड़े। रात हो गई, सोइएगा कहाँ? मैं क्या जानूं? भारती बोली, होटल में डॉक्टर साहब के कमरे में आपके लिए बिस्तर ठीक करने को कह आई हूँ। शायद व्यवस्था हो गई हो। वहाँ मुझे कौन ले जाएगा? मुझे तो पता नहीं, मैं चलती हूँ। चलिए, कहकर अपूर्व उठ खड़ा हुआ। फिर कुछ संकोच के साथ बोला, लेकिन तकिया और बिछौने चादर लेता जाऊंगा, दूसरे के बिछौने पर मैं सो नहीं पाऊंगा। ये कहकर बिछौना उठाने जा रहा था कि भारती ने रोक दिया। इतनी देर के बाद उसका गंभीर चेहरा हंसी से खिल उठा, लेकिन उसे छिपाने के लिए मुंह फेर कर धीरे से बोली, ये भी तो दूसरे का ही बिछौना है अपूर्व बाबू। इस पर बैठने में आपको घृणा का अनुभव न होता हो
तो भारी आश्चर्य है। लेकिन अगर ऐसी ही हो तो आपको होटल में सोने की जरूरत ही क्या है? आप यहीं सोइए। लेकिन आप कहाँ सोएंगी? आपको कष्ट होगा। भारती बोली। नहीं। फिर उंगली से दिखाकर कहा, उस छोटे से कमरे में कुछ बिछाकर मैं अच्छी तरह सो सकूंगी। केवल काठ के फर्श पर हाथ को ही तकिया बनाकर तिवारी के पास कितनी ही रातें बितानी पड़ी थीं। 1 महीने पहले की बात याद करके अपूर्व बोला, एक रात मैंने भी देखा था। भारती ने हंसते हुए कहा, ये बात आपको याद है? आज उसी तरह फिर देख लेना। तब तो तिवारी बहुत बीमार था, लेकिन अब लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे क्या? दूसरों के बारे में व्यर्थ की कुछ सोचने का छोटा मन यहाँ किसी का नहीं है। लेकिन नीचे की बेंच पर भी तो मैं सो सकता हूँ। भारती बोली। तब जब मैं सोने दूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए अस्पृश्य हूँ, लेकिन आपसे मुझे कोई हानि पहुँच सकती है, ये भय नहीं है। अपूर्व आवेग से बोला, मुझसे आपका कभी अकल्याण हो सकता है, ये भय मुझे भी नहीं है। लेकिन किसी को अस्पृश्य कहने से मुझे सबसे अधिक पीड़ा होती है। अस्पृश्य शब्द में घृणा का भाव है, लेकिन आपसे तो घृणा नहीं करता। हम लोगों की जाति अलग है, इसलिए आपका छुआ मैं खा नहीं सकता। लेकिन इसका कारण क्या घृणा है? ये झूठ है। इसके लिए आप मन ही मन मुझसे घृणा करती हैं। उस दिन भोर में ही मुझे अथाह सागर में डालकर जब आप चली आईं, उस समय की आपकी मुखाकृति मुझे आज भी याद है। उसे मैं जीवन भर न भूल सकूंगा। सब कुछ चाहे भूल जाएं, लेकिन मेरा ये अपराध न भूलिएगा, कभी नहीं। मेरी उस मुखाकृति में क्या भावना थी? घृणा? अवश्य ही। भारती हंस पड़ी, बोली, अर्थात मनुष्य का मन समझने की बुद्धि आपकी अत्यंत तीक्ष्ण है या नहीं? लेकिन अब जरूरत नहीं है, आप सो जाइए। मुझे तो रात को जगने का अभ्यास है, लेकिन आप और अधिक जागेंगी तो मुझे भुगतना होगा। कहकर वो पास की कोठरी में चली गई। भारती चली गई, लेकिन अपूर्व की आंखों में नींद की छाया तक न थी। कमरे के एक कोने में टंगी हुई बत्ती टिमटिमा रही थी। बाहर रात का अंधकार छाया हुआ था। उसका संपूर्ण शरीर मानो रोम रोम में अनुभव करने लगा कि कमरे में इस बिस्तर पर इस नीरव रात में इसी प्रकार चुपचाप सो रहने की तरह सुंदर वस्तु तीनों लोक में नहीं है। प्रातःकाल उसकी नींद भारती के पुकारने पर टूटी। आंखें खोलते ही उसने देखा वो उसके पैरों के पास खड़ी है। उठिए, क्या ऑफिस नहीं जाना है? जाना तो है, देख रहा हूं आप नहा भी चुकी हैं। आपको भी सारे काम जल्दी निपटा लेने चाहिए। कल अतिथि सत्कार में काफी त्रुटि हुई, लेकिन आज हमारी प्रेसिडेंट का आदेश है कि आपको अच्छी तरह खिलाए पिलाए बिना किसी भी तरह से न जाने दिया जाए। अपूर्व ने पूछा, कल वाली स्त्री बच गई? उसे अस्पताल भेज दिया गया। बचने की आशा तो है। उस स्त्री को अपूर्व ने कभी देखा नहीं था, फिर भी उसके कुशल समाचार से उसने बड़ी राहत महसूस की। आज किसी का कोई भी अकल्याण मानो वो सह नहीं सकेगा, उसे ऐसा महसूस हुआ। स्नान, संध्या, पूजा आदि समाप्त करके कपड़े पहनकर तैयार होकर जब वो ऊपर पहुंचा तो लगभग 9 बज चुके थे। इसी बीच चौका ठीक करके सरकार जी भोजन रख गए। अपूर्व ने आसन पर बैठकर पूछा, आपकी प्रेसिडेंट से तो मेरी भेंट नहीं हुई, क्या उनके अतिथि सत्कार की यही रीति है? आपके जाने से पहले भेंट हो जाएगी। आपके साथ उनको शायद कुछ जरूरी काम भी है। और डॉक्टर साहब जो मुझे बुलाकर लाए हैं, शायद वो अभी बिछौने पर ही पड़े हैं। बिछौने पर लेटने का उन्हें समय ही नहीं मिला। अभी अभी अस्पताल से आए हैं। सोने न सोने किसी का भी उनके निकट कोई मूल्य नहीं है। अपूर्व ने पूछा, इससे क्या वो बीमार नहीं पड़ते? मैंने तो देखा नहीं। लगता है सुख दुख दोनों ही उनसे हार मान कर भाग गए हैं। सामान्य मनुष्य के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। उनके प्रति आप सब लोगों की अपार श्रद्धा है। श्रद्धा तो अनेक लोगों को अनेक चीजों पर होती है। कहते कहते उसका कंठ स्वर अचानक भारी हो उठा। बोली, उनके जाते समय जी चाहता है कि रास्ते की धूल पर लेटी रहूं, वो छाती के ऊपर पैर रखकर चले जाएं। इच्छा होती है, लेकिन आशा कभी पूरी नहीं होती अपूर्व बाबू। ये कहकर उसने मुंह फेर कर झटपट आंखों के दोनों कोने पोंछ डाले। अपूर्व ने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप भोजन करने लगा। उसे बार बार याद आने लगा कि सुमित्रा और भारती के समान इतनी पढ़ी लिखी और बुद्धिमती नारियों के हृदय में
जिस व्यक्ति ने इतनी ऊंचाई पर सिंहासन बना लिया है, भगवान ने उसे किस धातु का बनाकर इस संसार में भेजा है? उसके द्वारा वो कौन सा असाधारण कार्य संपन्न कराएंगे? ऑफिस के कपड़े पहनकर तैयार होकर उसने कहा, चलिए डॉक्टर साहब से भेंट कराएं। चलिए, उन्होंने आपको बुलाया भी है। सरकार जी के जिड़ सिड़ होटल के एक बहुत ही भीतरी कमरे में डॉक्टर साहब रहते हैं। रोशनी नहीं है, हवा नहीं है, आसपास गंदा पानी जमा हो जाने से बदबू फैल रही है। अत्यंत पुराने तख्तों पर पैर रखने से लगता है कि कहीं टूट कर न गिर पड़े। ऐसे ही एक गंदे तथा भद्दे कमरे में रास्ता दिखाती हुई भारती उसे ले गई तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उस कमरे में पहुंचकर कुछ देर तक तो अपूर्व को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने स्वागत करते हुए कहा, आइए अपूर्व बाबू। ओह, कैसा भयानक कमरा आपने ढूंढ निकाला है डॉक्टर साहब। लेकिन कितना सस्ता है, 10 आने महीना किराया है बस। अधिक है, बहुत अधिक है, 10 पैसे ही उचित होता। डॉक्टर साहब बोले, हम दुखी लोग किस तरह रहते हैं आपको आंखों से देखना चाहिए। बहुतों के लिए तो यही राजमहल है। तब तो भगवान मुझे महल से वंचित ही रखें। सुना है कल रात आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। क्षमा कीजिएगा। क्षमा तभी करूंगा जब आप ये कमरा छोड़ देंगे, इससे पहले नहीं। डॉक्टर हंस पड़े, बोले, अच्छा ऐसा ही होगा। अब तक अपूर्व ने देखा नहीं था। उसे एक मोढ़े पर बैठी सुमित्रा को देखकर आश्चर्य हुआ। आप यहाँ हैं? मुझे क्षमा करें, आपको मैंने देखा ही नहीं था। अपराध आपका नहीं, अंधकार का है अपूर्व बाबू। अपूर्व ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब आज आपका पहनावा कैसा है? क्या कहीं बाहर जा रहे हैं? डॉक्टर के सिर पर पगड़ी, बदन पर लंबा कोट, ढीला पाजामा, पैरों में रावलपिंडी का नागौरी जूता, सामने चमड़े के बंधे हुए गट्ठर थे। बोले, मैं तो अब जा रहा हूँ अपूर्व बाबू। यह सभी लोग रहेंगे, आपको देखभाल करनी होगी। इससे अधिक आपको कुछ कहना मुझे आवश्यकता नहीं जान पड़ता। अपूर्व घबराकर बोला, अचानक कैसे जा रहे हैं, कहाँ जाना है? डॉक्टर ने शांत स्वाभाविक स्वर में कहा, हम लोगों के शब्दकोश में क्या अचानक शब्द होता है अपूर्व बाबू? मामों के रास्ते में जाना है, उसके भी और उत्तर में कुछ सच्ची जरी का माल है, सिपाही अच्छे दामों में खरीद लेते हैं। ये कहकर वो हंस पड़े। सुमित्रा बोल उठी, उन लोगों को पेशावर से एकदम हटाकर मामू लाया गया है। तुम जानते हो उन लोगों पर कैसी बुरी निगरानी रहती है। तुमको बहुत से लोग पहचानते हैं। ये मत सोच लेना कि सबकी आंखों में धूल झोंक सकोगे। इधर कुछ दिनों तक न जाने से क्या काम नहीं चलेगा? अंतिम वाक्य कहते समय उसका स्वर कुछ विचित्र सा सुनाई पड़ा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी भाग 8 में सुनेंगे। तब तक बने रहिए वंदना गुप्ता फेरी टेल्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।